महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से रात के अंधेरे में सीरीज में। और आज आपको मिलाने जा रहा हूं एक और सुपर हीरो से। जी हाँ, ये इन्हीं हालत में मच्छरों के काट खाते हुए बिताना बहुत दुखदायी था, मगर किया क्या जा सकता था। सरकार की नीतियों के आगे हम सभी को झुकना पड़ता है। ऐसे में मेरे दोस्तों के ग्रुप ने एक दिन तय किया कि रात को अजगी हालत में रहने से अच्छा है क्यों ना नदी किनारे जाकर रात बिताई जाए। वैसा भी दिन के समय तो हम लोग वहां जाते ही है, तो रात में जाने में क्या परेशानी है। परेशानी कुछ थी नहीं, एक ही परेशानी थी और वो थी घर वालों द्वारा मना किया जाना, क्योंकि पता नहीं क्यों हमारे घर
जाने की हाजत महसूस हुई और आंख खोलते ही साथ मैं चौंक पड़ा। चांद की मध्यम रोशनी में मैंने देखा एक चेहरा ठीक मेरे ऊपर जैसे मुझे घूर रहा है। उसकी लाल लाल आंखें, अजीबोगरीब शक्ल ने मुझे चौंका दिया। मैं घबरा कर उठ बैठा, मगर अगले ही पल वहां कोई चेहरा नहीं था। मगर मैंने कुछ देर पहले खुद देखा था। फिर लगा हो सकता है अदनीनी हालत में क्या ना क्या देख लिया, मगर दोबारा चौंकने की हालत थी क्योंकि मेरे कोई भी दोस्त उस वक्त आसपास नहीं थे। अरे ये लोग गए कहां? मैंने मन ही मन सोचा। तभी पास ही नदी में ऐसी आवाज आई जैसे कोई नहा रहा है। मुझे लगा हो सकता है मेरे दोस्त नदी में नहाने चले गए, मगर मुझे नहीं बुलाया। हो सकता है मैं सो रहा हूं सोचकर नहीं बुलाया होगा। सोचकर मैं उसी ओर चल पड़ा। जैसे जैसे पास जाने लगा आवाज तेज होने लगी और महसूस होने लगा कि हाँ, मेरे दोस्त ही नहा रहे हैं। मगर जैसे ही मैं नदी के पास पहुंचा, एक चीख के साथ मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो खुद को अपने घर पर पाया। मुझे तेज बुखार था। बुखार की वजह से मैं ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। चौंक गया। एक बौना सा आदमी था जिसके हाथ ऐसे थे जैसे जैसे केकड़े के हाथ हो, और सबसे आश्चर्य था उसका सर। वो इंसान का नहीं, बकरे जैसा सर था, और वो मुझे देखकर अजीब तरह से हंसता था। आप सोच सकते हैं अगर आप बकरे को हंसता देखें तो आपको कैसा लगेगा। उसकी वो भयानक हंसी जब मेरे कानों में पड़ी थी तो मैं जैसे अंदर तक हिल गया था। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि वो सिर्फ मुझे ही दिखता था और किसी को नहीं। कई बार कई जगह मैंने उसे देखा, जैसे वो मुझे बुलाता था, सनसे आजा। सनसे आजा।
इस आवाज से मैं धीरे धीरे परेशान होने लगा। मेरी हालत बहुत बुरी होती जा रही थी। न नींद आती, न घर से बाहर जाने पर चैन आता। कानों में हमेशा यह आवाज आती रहती। डॉक्टरों ने इसे हेलुसिनेशन वगैरह कहकर काफी सारे परीक्षण किए, मगर वो सारे परीक्षण नेगेटिव ही निकले। मेरी हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी। इसे देखकर मेरे माता पिता बेहद परेशान थे। तभी पिताजी को किसी ने बताया, पास के गांव में एक बाबा रहते हैं, गूंगा बाबा। कहते हैं एक समय विदेश में प्रोफेसर थे, मगर फिर परिस्थितियों ने कुछ ऐसा घेरा कि उन्होंने संसार का त्याग कर दिया और शमशान में रहने लगे। मगर हाँ, बहुत ही ज्ञानी और शक्तिशाली तांत्रिक है, बहुत से लोगों की मदद कर चुके हैं। पिताजी ने तुरंत ही फैसला किया कि मुझे लेकर वो उनके पास जाएंगे। उस दिन मैं पिताजी के साथ उनके पास जाने के लिए निकला। सड़क पर टांगे में चढ़ने के लिए मैं जैसे ही जा रहा था, अचानक मुड़कर देखा। घर से धीरे धीरे वो चला रहा था। मगर यह कैसे संभव? इतने जल्दी इतनी दूरी वो तय कैसे किया? हम तो टांगे में आए थे और वो। तभी पिताजी ने कहा, बस ये सामने वाली झोपड़ी है, आओ। झोपड़ी के दरवाजे पर काला पर्दा लगा था। उसे उठाकर हम अंदर गए। अंदर हवन कुंड की अग्नि की रोशनी बस थी और उसके उस पार मिट्टी के चबूतरे में काले लबादे और काले पगड़ी पहने हुए एक सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। मैं और पिताजी आगे बढ़ रहे थे। अचानक उसने पिताजी को हाथ दिखाकर रोक दिया और मुझे अपने पास बैठने का आदेश दिया। इसके बाद उसने एक कागज उठाया और उस पर कुछ लिखने लगा और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसे पढ़ा। पढ़ते हुए सबसे पहले तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। इतने सुंदर हाथों की लिखाई किसी की हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कागज पर मोती फैला दिया गया हो। उसमें लिखा था, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है पूरी तरह से बताओ। समझ में आ गया कि लोग इन्हें गूंगा बाबा क्यों कहते हैं। वो कभी किसी से बात नहीं करते थे। मैंने बोलना शुरू किया। हम लोग नदी के किनारे रात को रहने गए थे। अचानक नींद खुली तो देखा एक अजीबोगरीब चेहरा मेरे चेहरे के पास था, मुझे घूर रहा था। फिर अचानक वो गायब हो गया और मेरे दोस्त भी नहीं थे। नदी के पास कुछ लोगों के नहाने की आवाज आई। मैंने सोचा मेरे दोस्त होंगे। मैं उस ओर बढ़ चला, मगर नदी के पास पहुंचकर मैंने देखा वहां मेरे दोस्त नहीं थे, पर कुछ बच्चे पानी और
कीचड़ में खेल रहे थे। उनका शरीर कीचड़ से सना हुआ था। वो बहुत जोश के साथ हल्ला करते हुए एक दूसरे को धकेल रहे थे, गिर रहे थे। मैं चौंक पड़ा। मैंने सोचा, इतनी रात गए नदी में किसके घर के बच्चे हैं? कोई भी बच्चा गांव का जाना पहचाना नहीं लग रहा था। अचानक खेलते खेलते वो सब रुक गए और मुझे ही देखने लगे। बहुत भयानक दृष्टि थी उनकी। फिर सब नदी में कूद गए और जब बाहर निकले तो मैंने देखा वो बच्चे नहीं, बच्चों के कंकाल थे। छोटी छोटी कंकाल आकृतियां मेरे सामने खड़ी थी। उनकी भयानक हंसी मेरे कानों में पड़ते ही मैं बेहोश हो गया। फिर अचानक वो कुछ लिखने लगे। कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसमें लिखा था, कोई बौना सा व्यक्ति तुम्हें बार बार दिखता है, जिसके हाथ केकड़े जैसे और सर बकरे जैसा हो। मैं पढ़कर चौंक उठा। इन्हें कैस पता चला? बाबा, बिल्कुल, अभी मैं जब यहां आ रहा था वो मेरे पीछे ही था। और एक बात, जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूं, शरीर पर एक काला सा सांप रेंगता है। आत्महत्या करने को भी मन करता है। एक दिन ऐसे ही छत पर खड़ा था, तभी नीचे की तरफ देखा तो सड़क पर वही आदमी था। मुझे हाथों के इशारे से बुला रहा था। मेरा मन किया मैं छत से नीचे कूद जाऊं, मगर तभी मां कपड़े उठाने के लिए छत पर आई थी। मुझे सिर्फ देखकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे नीचे ले गई। मेरे सारे बातें सुनने के बाद उन्होंने मुझे मेरे पिता की जगह जाकर बैठने को कहा और पिताजी को पास बुलाकर एक कागज दिया। फिर मुझे अपने पास बुलाकर मेरे हाथों में जड़ी बांध दी। आश्चर्य, जड़ी के बनते ही जैसे मेरे शरीर में नई जान आ गई थी। काफी अच्छा महसूस हो रहा था। लौटते हुए मैंने पिताजी से पूछा, उस कागज में क्या लिखा है? उन्होंने कहा, फकीर बाबा ने निर्देश दिया है, तुम्हें किसी हाल में भी इस कागज को नहीं पढ़ना है, समझ गए? अब चुपचाप रहो। मगर आश्चर्य, मेरे मन में एक अजीब सा कौतूहल जन्म हो गया था। आखिर उस कागज में लिखा क्या? ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान बार बार उस कागज की ओर आकर्षित हो रहा था। घर पहुंचकर मुझे बड़ा आराम मिल रहा था। मैं कुछ देर सो गया। नींद खुली तो घर वाले खाना खा रहे थे। मैं चुपचाप बिस्तर से उठा और पिताजी की उस शर्ट को टटोलने लगा। शायद वो कागज मुझे मिल जाए, मगर पिताजी ने वो कागज कहीं और रख दिया था। मैं रात में हल्का फुल्का खाकर ही सो गया। बड़ी अच्छी नींद आई थी। नींद खुली, हाथों में कुछ असामान्य सा लग रहा था। वो जड़ी बंधी हुई थी करके। मैंने सोचा, सब कुछ तो ठीक ही हो रहा है, क्यों ना जड़ी को खोलकर रख देता हूं, सवेरे दोबारा पहन लूंगा। यही सोचकर मैंने तकिए के नीचे जड़ी रखी और सोने की कोशिश करने लगा। नींद आ ही रही थी कि एक बार फिर से वही आवाज सुनाई दी, संजय, संजय। अब की बार इसके साथ हंसी की आवाज नहीं थी। मुझे महसूस हुआ कहीं मेरे दोस्त तो मुझे नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि इस बीच एक बार भी मैं उनसे नहीं मिला था। मेरे मन में यह प्रश्न अवश्य था कि उस रात आखिर वो सब गायब कहां हो गए। हो सकता है मेरा हालचाल जानने के लिए वो आए हों, मगर इस तरह से बार बार बुलाते रहने से मेरे घर वालों की नींद टूटने का डर था।
वैसे ऐसे वो कई बार मुझसे मिलने आते थे, इसमें कुछ नई बात नहीं थी, मगर आज की बात अलग थी। मेरी तबीयत खराब थी। पिताजी के कान में अगर ये आवाज पड़ जाती तो मुझे ही डांट पड़ती। मैं उठ बैठा। मेरे घर के छत से मेन गेट दिखाई देता था। मैंने सोचा छत में जाकर उन लोगों को मना करता हूं। यही सोचकर दबे कदमों से मैं छत की सीढ़ियां चढ़ने लगा। छत पर पहुंचकर रेलिंग के पास पहुंचा था। झांक कर नीचे देखा, वहां कोई भी नहीं था। आश्चर्य, मगर आवाज तो आ रही थी। हो सकता है मुझे नहाते देखकर वो लोग चले गए हों। यही सोचकर मैं सीढ़ियों की तरफ वापस जाने लगा कि अचानक फिर आवाज आई, मैं दोबारा मुड़कर रेलिंग के पास आया। अब की बार भी कोई नहीं था, मगर तभी लोड शेडिंग से लाइट चली गई। बाहर जल रही स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मैं छत में आ गया था, मगर अब घुप अंधेरा था। वैसे डरने वाली कोई बात थी नहीं, मगर पता नहीं क्यों मेरे मन में भयानक सा डर जाग उठा। मैं जल्दी से मुड़कर सीढ़ियों की तरफ जाने की कोशिश करने लगा, मगर अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह से मैं धीरे धीरे रास्ता ढूंढता रहा। सीढ़ियों के पास पहुंच भी गया था, मगर अचानक ही नीचे जाने वाला दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जैसे किसी ने उसे बंद कर दिया हो। तभी मेरा हाथ किसी चीज से टकराया और एक भयानक सी बदबू मेरे नाक में आई। मैं चौंक पड़ा। कौन कौन? इस वक्त छत में मैं अकेला था, मगर मुझे एहसास हुआ मैं अकेला नहीं हूं। और तभी कानों में पड़ी वही भयानक हंसी। तब तक मेरी आंखें अंधेरे में थोड़ी सी अभ्यस्त हो गई थी और जो कुछ भी मैंने सामने देखा उसे देखकर मैं पूरी तरह पसीने से नहा गया। मेरे सामने खड़ा था वही बौना इंसान, सी हंसी और आवाज उसी की थी, और शायद पहले भी वही मुझे बुला रहा था। मैं लड़खड़ा कर थोड़ा दूर जाकर गिर गया। वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगा, मगर मैंने ध्यान से देखा, उसकी चाल थोड़ी अजीब थी। तब मुझे महसूस हुआ कि वो जमीन पर नहीं चल रहा है, बल्कि जमीन से कुछ दूरी पर हवा में उड़ता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए छटपटाने लगा। किसी तरह से मैं वहां से भाग जाना चाहता था। तभी अचानक वो भी चौंक उठा, क्योंकि छत का दरवाजा किसी ने खोला था। मैं दौड़कर उस ओर गया। मेरे पिताजी थे। मैं उनसे जाकर लिपट गया। पापा पापा पापा। इस वक्त मैं पूरी तरह से कांप रहा था। पिताजी मुझे नीचे लेकर चले गए। जब बिस्तर पर मुझे लिटाया और जाना कि मैंने तांत्रिक की दी हुई वो जड़ी खोल दी है, तो बेहद नाराज हुए। मगर आश्चर्य, जैसे ही मेरा तकिया उठाकर वो जड़ी निकालने के लिए देखा गया, वहां पर सिर्फ राख पड़ी हुई थी। पिताजी ने कहा, कल सुबह ही तांत्रिक के पास दोबारा चलेंगे। मैं उस वक्त भी थर थर करके कांप रहा था। अगले दिन हम फिर तांत्रिक के पास गए, मगर तांत्रिक अपनी झोपड़ी में नहीं थे। हम घर वापस आ गए। मैं अपने बिस्तर पर लेटा था।
माँ अलमारी साफ कर रही थी। साफ करते करते अचानक एक कागज का टुकड़ा नीचे गिर गया, जिस पर माँ का ध्यान नहीं गया। माँ के वहां जाते ही मैंने वो कागज उठा लिया। मुझे स्पष्ट लगा ये वही कागज है जो तांत्रिक ने पिताजी को दिया था। मैंने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, आपके बेटे पर केकड़ा पिशाच लगा हुआ है। ये पिशाच की बहुत भयानक प्रजाति है जो नदियों के किनारे पाई जाती है। केकड़ा, बकरा और छोटे बच्चे के आत्माओं से मिलकर ये बनते हैं और जिसके पीछे लग जाते हैं उसकी मृत्यु निश्चित है। उसे किसी भी हाल में मार कर वो अपने दल में शामिल करना चाहते हैं। ऐसा सिर्फ एक ही तरह से छुटकारा पाया जा सकता है, उसे जलाकर मार के। मगर उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। कोई उपाय, कोई तरीका, कुछ तो लिखा होता, इसलिए मैं उसे बार बार अलट पलट के देखने लगा, मगर कुछ भी नहीं था। तो फिर इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, मैं यही सोच रहा था। मगर उस दिन शाम से ही मेरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होने लगा। शाम को पिताजी तांत्रिक को लेकर घर आ गए। तांत्रिक ने मुझे कागज में लिख कर दिया, बेटा तुम्हें बहुत हिम्मत करनी है, तभी इस पिशाच से मुक्ति हो सकेगी, वरना तुम्हारी जान जानी निश्चित है। सो जो मरना ही है तो डर के क्यों मरना, इसलिए हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जैसा बताता हूं तुम वैसे ही करते जाना है। इसके बाद हमारे घर से कुछ दूरी के एक मैदान में बहुत सारा पैरा इकट्ठा किया गया। उससे एक घर सा बनाया गया। रात के समय तांत्रिक ने मुझसे कहा कि मैं उस घर के अंदर जाकर खड़ा रहूं, और उसने मेरे पांव में एक रस्सी बांध दी। मुझसे कहा मैं लगातार घर के अंदर टहलता रहूं। अगर वो पिशाच आसपास दिखे तो मैं अपने पैरों में बंधी रस्सी जोर जोर से खींचूं और तुरंत ही पश्चिम वाली दीवार को धकेल कर बाहर आ जाऊं। रात मैं झोपड़ी के अंदर था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। इस हालात में परिस्थितियां और डरावनी लग रही थी। तभी मेरे कानों में पड़ी आवाज, मैं समझ गया वो आ गया है। तांत्रिक के कहे अनुसार मैं तेज कदमों से घर के अंदर ही चहलकदमी करने लगा। अपने शिकार के अंदर होने के एहसास से प्रेत और प्रसन्न हो उठा। जोर से अट्टहास करने लगा है। मगर मैं और तेज चहलकदमी करने लगा। अपने शिकार के अंदर होने और उसे बाहर न आते देखकर प्रेत खुद ही धीरे धीरे उस पैरे के घर के अंदर आ गया। अब वो दरवाजे पर खड़ा हुआ था। मेरे दिल की धड़कनें जैसे आसमान छूने लगी थी। प्रेत को इतने करीब देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था आगे पल में क्या होना है। मैंने जोर जोर से पैरों में बंधी रस्सी को खींचना शुरू कर दिया। प्रेत धीरे धीरे मेरे पास आने लगा था, ठीक वैसे ही हवा में तैरते हुए। मैं समझ में नहीं पा रहा था कि क्या करूं कि तभी अचानक घर में आग धधकने लगी। वो अचानक चीख सा उठा और मैं पश्चिम की दीवार की ओर कूद पड़ा। पश्चिम की दीवार कमजोर थी। टूटकर मैं बाहर गिरा और अगले ही पल तांत्रिक के बताए अनुसार बाहर लटक रही रस्सी को खींच दिया। पूरा घर चरमराकर उसके ऊपर गिर पड़ा और तेजी से आग धधक उठी। उसकी भयानक चीख हवा में लहराने लगी। तांत्रिक ने मुझे बताया था कि मेरे पैरों में बंधी रस्सी का एक छोर उसके पैरों में होगा और वो आसपास ही कहीं होगा। जैसे ही मैं रस्सी खींचूंगा, निशानी होगी कि प्रेत घर के अंदर आ चुका है। वो घर में आग लगा देगा और मुझे पश्चिम की कमजोर दीवार तोड़कर बाहर आना था
और बाहर आते उस रस्सी को खींचना था जिससे पूरा घर टूटकर उसके ऊपर गिर पड़े। सामने तेज आग धधक रही थी और उसमें उस प्रेत का सर्वनाश हो रहा था। अब मुझे उस प्रेत से मुक्ति मिल गई थी, मगर मेरे पास सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि आखिर उस रात मेरे दोस्त गए कहां। मैंने उनसे मिलकर इस प्रश्न का जवाब मांगा। इस पर उन्होंने कहा कि रात में उन्हें कुछ अजीब सा लगा, वो डर कर वहां से भाग आए। जल्दबाजी और डर में वो मुझे भूल ही गए और मुझे सोता छोड़ा है। उनके बातें सुनकर मैं आश्चर्यचकित था। मुझे लगा ऐसे दोस्तों से तो दोस्तों का ना होना ही अच्छा है, इसलिए आगे से मैंने उनसे मिलना जुलना बंद ही कर दिया। मगर अब मेरा एक नया दोस्त बन गया था, गूंगा बाबा। मुझे उस प्रेत से मुक्त कराने के बाद शायद वो मेरे प्रति आकर्षित हो गए थे। मैं भी उनके साथ बहुत अच्छा महसूस करता था। मैं अक्सर उनके पास जाने लगा। मैं बोलकर और वो मुझे लिखकर बहुत सी बातें पूछता और जवाब देते। उनसे मैंने जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जाना। दुनिया, जहान, ज्ञान, धर्म, भूत प्रेत, काली शक्तियां और सब कुछ। यहीं से मेरा इंटरेस्ट जागा इन सब चीजों के बारे में। और फिर मैंने पैरानॉर्मल साइंस की पढ़ाई की और आज मैं एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट और एक शक्तिशाली तांत्रिक हूं। इन सब के पीछे पूरा योगदान गूंगा बाबा का और आशीर्वाद भी उनका रहा। मगर एक बात जरूर है, मैं शायद बेहद खुशकिस्मत था कि मुझे गूंगा बाबा जैसे पथ प्रदर्शक मिल गए, जिन्होंने न सिर्फ मेरी रक्षा की बल्कि मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। उस रात ने जहां मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था, बाबा की शरण जाकर मैं सही राह पकड़ सका। हाँ, ये कह सकते हैं कि उस रात के न होने से शायद मेरी जिंदगी का रुख कुछ और ही होता, मगर हर कोई ऐसा खुशकिस्मत नहीं हो सकता है। इसलिए जिंदगी में कभी भी जोश में आकर कोई भी ऐसा काम न करे। और बड़े बूढ़े जब किसी बात के लिए मना करते हैं तो उसे सामान्य अंधविश्वास और पिछड़ी सोच समझकर उसके खिलाफ जाने की कोशिश न करें, वरना मेरी जैसी बुरी हालत आपकी भी हो सकती है। मैं तो गूंगा बाबा की वजह से बच गया, आप शायद इतने खुशकिस्मत ना हो। मेरी तकलीफ का जो मैंने बयान किया है वो आपको उतना दर्द नहीं देगा जितना मैंने सहा, क्योंकि उस दर्द को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है।